नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तहों में उतर रहे हैं जिसने शायद इंसान को तब से उलझाया है जब से उसने सोचना शुरू किया। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। सचमुच ये एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म सब मिलते हैं और हाँ, उलझ भी जाते हैं अक्सर। बिल्कुल। हमारे पास आज स्रोत के तौर पर चेतना का दोहरा स्वरूप, विज्ञान और अध्यात्म के कुछ अंश हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जटिल विषय को थोड़ा खंगालें, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। जी। देखें कि विज्ञान इसे कैसे देखता है, अध्यात्म कैसे महसूस करता है और क्या ये दोनों रास्ते कहीं मिलते भी हैं। हाँ, कोशिश रहेगी कि इस बड़े रहस्य पर कुछ रोशनी डालें। तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करें। हाँ, सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये चेतना है क्या? मतलब जब हम कहते हैं मैं सचेत हूँ, इसका असल मतलब क्या होता है? क्या ये बस जागते रहना है या कुछ ज्यादा है? देखिए, अगर हम वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें, जैसा स्रोत में भी है, तो चेतना को अक्सर स्वयं और अपने आसपास के माहौल के प्रति जो जागरूकता है वो माना जाता है। जागरूकता। हाँ, वो अंदरूनी एहसास की आप हैं, आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। ये सिर्फ जागना नहीं है, ये अनुभव करने की क्षमता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक ऑन ऑफ बटन जैसा नहीं है कि भाई होश में है या बेहोश, इसमें अनुभव जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी अनुभव को समझने के लिए जो तंत्रिका विज्ञानी हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट्स, वो दिमाग का अध्ययन करते हैं। हाँ। स्रोत में fMRI और EEG जैसे उपकरणों का जिक्र है। ये टूल्स दिखाते हैं कि जब कोई कुछ सोचता है या महसूस करता है, तो दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिव हैं, कहाँ खून ज्यादा जा रहा है, कहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तेज है। अच्छा, तो हम दिमाग की हलचल को माप सकते हैं और उसे किसी अनुभव से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खुश है, तो हम देख सकते हैं कि दिमाग के कुछ खास हिस्सों में एक्टिविटी बढ़ गई। बिल्कुल। विज्ञान इसी तरह चेतना के सहसंबंधों का मतलब कोरिलेट्स का पता लगाता है। पैटर्न दिखते हैं कि भाई इस तरह की दिमागी गतिविधि इस तरह के अनुभव से जुड़ी है। इससे दिमाग कैसे काम करता है ये समझने में बहुत मदद मिली है, नो डाउट। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि दिमागी गतिविधि मापना एक बात है, हाँ, और उस गतिविधि से वो अनुभव कैसे पैदा होता है वो समझना बिल्कुल दूसरी बात। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब हम ये तो देख लें कि लाल रंग देखने पर दिमाग में क्या हो रहा है, हाँ, पर वो लालिमा का एहसास, वो फीलिंग क्यों और कैसे आती है। यहीं से हम उस चीज पर आते हैं जिसे दर्शन और विज्ञान में चेतना की कठिन समस्या या हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, ये कठिन समस्या सुनने में ही लगता है कुछ मुश्किल है, तो फिर सरल समस्याएं भी होंगी। ये इतनी कठिन क्यों है? देखिए, तुलना में सरल समस्याएं, हालांकि वो भी आसान नहीं हैं, वो सवाल हैं जिनका जवाब सिद्धांत रूप में हम दे सकते हैं। जैसे दिमाग जानकारी कैसे प्रोसेस करता है, ध्यान कैसे लगता है, इमोशंस कैसे कंट्रोल होते हैं, नींद जागने का चक्कर कैसे चलता है। इन सब पर न्यूरोसाइंस काम कर रहा है, जवाब मिल भी रहे हैं। ये सब दिमाग के काम यानी फंक्शन से जुड़े हैं। ठीक है, ये हुए दिमाग के मैकेनिकल या कंप्यूटेशनल पहलू, समझ गया। हाँ, लेकिन कठिन समस्या ये पूछती है कि ये सब भौतिक प्रक्रियाएं, हमारे न्यूरॉन्स में बिजली दौड़ रही है, केमिकल्स का लेन देन हो रहा है, ये सब आखिर व्यक्तिपरक अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में कैसे बदल जाता है? व्यक्तिपरक अनुभव? हाँ, वो अंदरूनी एहसास जिसे कौलिया भी कहते हैं, जैसे कॉफी का स्वाद कैसा लगता है, या कोई गाना सुनकर उदासी क्यों छा जाती है, या अपने बच्चे को देखकर जो प्यार उमड़ता है, ये भौतिक दिमाग से कैसे पैदा होता है? मतलब दिमाग में तो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, कोशिकाएं हैं, अणु हैं। इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें महसूस करने वाला बना देता है? ये जो गैप है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत भी इसी फासले की बात करता है। एक तरफ है दिमाग की मापी जा सकने वाली ऑब्जेक्टिव गतिविधि, हाँ, और दूसरी तरफ है हमारे अंदर की निजी सब्जेक्टिव दुनिया। इन दोनों के बीच की खाई ही कठिन समस्या है। विज्ञान बता देगा कि चॉकलेट खाने पर डोपामाइन निकला, पर वो मीठेपन का आनंद कैसे बना, ये मौजूदा साइंस के फ्रेमवर्क में फिट करना बड़ा मुश्किल है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या अलग-अलग विचार सामने रखे गए हैं? स्रोत में हमने देखा कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के दृष्टिकोण हैं। हाँ, स्रोत कई मुख्य आइडियाज को सामने रखता है। एक तरफ तो है वैज्ञानिक खेमा। इसमें कुछ सिद्धांत मानते हैं कि चेतना कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि दिमाग की जो जबरदस्त जटिलता है उसी से उभरने वाला एक गुण है। इसे कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इमर्जेंट प्रॉपर्टी मतलब जैसे जैसे पानी का अणु H2O, वो खुद गीला नहीं होता,
लेकिन जब बहुत सारे अणु एक खास तरह से जमा होते हैं तो उनमें गीलापन का गुण आ जाता है। या एक चींटी अकेले ज्यादा बुद्धिमान नहीं, पर लाखों चींटियों की पूरी कॉलोनी मिलकर बड़े जटिल काम कर लेती है। तो वैसे ही शायद अरबों न्यूरॉन्स के तालमेल से, उनकी गजब की कंप्यूटिंग पावर से चेतना का अनुभव पैदा होता है। तो मतलब चेतना दिमाग की जटिल प्रोसेसिंग का नतीजा है, कोई अलग से रहस्य नहीं। कुछ प्रभावशाली सिद्धांत इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। वो कहती है कि चेतना इस बात पर निर्भर करती है कि कोई सिस्टम कितनी जानकारी को एक साथ प्रोसेस मतलब इंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन ये सिद्धांत भी पूरी तरह से वो कठिन समस्या का जवाब नहीं दे पाए कि ये इंटीग्रेशन अनुभव कैसे बन जाता है। और स्रोत में क्वांटम लेवल की घटनाओं का भी जिक्र था, ये तो और भी पेचीदा लगता है। हाँ, कुछ और एडवांस्ड और ज्यादा विवादास्पद भी विचार चेतना को क्वांटम फिजिक्स से जोड़ते हैं। तर्क यह है कि शायद नॉर्मल फिजिक्स सब्जेक्टिव अनुभव जैसी चीज समझाने के लिए काफी नहीं है, और क्वांटम दुनिया की कुछ अजीब बातें जैसे अनिश्चितता या देखने वाले का असर, ये चेतना की प्रकृति से कुछ मिलती जुलती लगती हैं। लेकिन ये पक्का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखना जरूरी है, और स्रोत भी शायद यही कहता है कि ये अभी काफी हद तक अटकलें हैं। मुख्य धारा विज्ञान में इस पर बहुत बहस है, इन्हें साबित करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हुआ वैज्ञानिक साइड का एक मोटा मोटा आइडिया। चेतना या तो जटिलता से उभरती है या शायद क्वांटम लेवल पर कुछ कनेक्शन है, पर जवाब पक्का नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। स्रोत इसके बारे में क्या बताता है, ये कैसे अलग है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसा स्रोत में है, वो तस्वीर को लगभग उलट देता है। इस नजरिए से चेतना वो चीज नहीं है जिसे दिमाग बनाता है। नहीं बनाता? नहीं, बल्कि चेतना को ही वास्तविकता का मूल आधार माना जाता है, एक तरह का फंडामेंटल फील्ड जिसमें बाकी सब कुछ होता है। एक मिनट, इसका मतलब चेतना दिमाग से पहले है या दिमाग पर निर्भर नहीं है? हाँ, इस विचार के हिसाब से चेतना ज्यादा बुनियादी है। दिमाग चेतना पैदा नहीं करता, बल्कि उसे रिसीव करता है या शायद फिल्टर करता है। स्रोत में दिमाग की तुलना एक रिसीवर या ट्रांसमीटर से की गई है। जैसे रेडियो? हाँ बिल्कुल, जैसे रेडियो सेट हवा में मौजूद तरंगों को पकड़कर आवाज बना देता है, पर तरंगे तो पहले से थी, सेट के अंदर नहीं बनी। वैसे ही चेतना शायद ब्रह्मांड में फैली हुई है, और हमारा दिमाग उसे हमारे पर्सनल सीमित अनुभव में ढालता है। ये तो हमारे रोजमर्रा के सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। हम तो सोचते हैं मेरी चेतना मेरे दिमाग के अंदर है। बिल्कुल, ये नजरिया हमारे स्व यानी सेल्फ की धारणा को ही चैलेंज करता है। अगर चेतना ही मौलिक है तो मैं शायद उतना अलग थलग नहीं हूं जितना मैं समझता हूं। तो फिर इस नजरिए से चेतना है क्या? अगर ये दिमाग की उपज नहीं तो क्या है? स्रोत इसे उस मूक दर्शक या साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में बताता है, या वो जगह, वो स्पेस जिसमें हमारे सारे अनुभव, विचार, भावनाएं, यादें आते हैं और जाते हैं। जैसे आसमान में बादल। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, पर आसमान खुद उनसे अप्रभावित रहता है। चेतना वो बैकग्राउंड है जिस पर जिंदगी का सारा ड्रामा चल रहा है, पर वो खुद ड्रामा का हिस्सा नहीं है, वो तो उसे संभव बनाने वाला मंच है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब चेतना एक खाली स्क्रीन जैसी है जिस पर जिंदगी की फिल्म चल रही है। कुछ वैसा समझ सकते हैं। ये वो जागरूकता है जो हर अनुभव के पीछे है, पर खुद एक अनुभव नहीं है। ये जानने की क्षमता कि आप जान रहे हैं। कई ध्यान की पद्धतियों का लक्ष्य इसी बुनियादी जागरूकता को सीधे महसूस करना होता है, विचारों और भावनाओं से हटकर। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे दो अलग-अलग धाराएं, एक जो पदार्थ और माप पर जोर देती है यानी विज्ञान, और दूसरी जो अनुभव और अंदरूनी खोज पर यानी अध्यात्म, एक ही चीज को समझने में लगी है, पर बिल्कुल अलग एंगल से। हाँ, क्या स्रोत इन दोनों के बीच किसी तरह के तालमेल या संगम की कोई संभावना देखता है? क्या ये दोनों कभी मिल सकते हैं? हाँ, स्रोत इसी रोमांचक संभावना की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि शायद चेतना का स्वरूप ही दोहरा है, ड्यूअल है। दोहरा? हाँ, हो सकता है कि ये मापने योग्य भी हो, मतलब वैज्ञानिक स्टडी के लायक, और साथ ही पूरी तरह से अनुभवात्मक भी, यानी हमारे सब्जेक्टिव जीवन का आधार। एक ही सिक्के के दो पहलू। तो ये या वो वाली बात नहीं, बल्कि ये भी और वो भी हो सकता है। संभवतः स्रोत ये विचार रखता है कि चेतना सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित ना होकर शायद ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण हो। मौलिक गुण? जैसे स्पेस है, टाइम है,
ये ग्रेविटी है, ये सिर्फ हमारे सिर के अंदर की बात नहीं, बल्कि शायद वास्तविकता के ताने बाने का ही हिस्सा हो। अगर ऐसा है तो ये तो न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी या अध्यात्म के बीच एक पुल जैसा बना देगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की संभावना खोलता है जहां दिमाग का काम ऑब्जेक्टिव और हमारा अनुभव सब्जेक्टिव दोनों को एक बड़ी तस्वीर में जगह मिल सके, जहां वैज्ञानिक खोजें और सदियों पुरानी ध्यान की पद्धतियां एक दूसरे को काटने के बजाय शायद एक दूसरे को समझने में मदद करें। सोचिए अगर भविष्य में विज्ञान ऐसे तरीके खोज लें जो सब्जेक्टिव अनुभव को भी किसी तरह माप सकें या उसके पैटर्न को और गहराई से समझ सकें। ये तो विज्ञान और हमारी समझ के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, पर इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। दोनों की भाषा, तरीके, मान्यताएं बहुत अलग हैं। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं। ये संगम आसान नहीं होगा। दोनों तरफ खुलापन चाहिए, सम्मान चाहिए। वैज्ञानिकों को सब्जेक्टिव अनुभव की हकीकत को गंभीरता से लेना होगा और आध्यात्मिक परंपराओं को वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए तैयार रहना होगा। स्रोत शायद इसी डायलॉग की जरूरत पर जोर देता है। ठीक है, ये सब सैद्धांतिक और दार्शनिक स्तर पर तो बहुत दिलचस्प और जरूरी लगता है। चेतना की पहेली, अलग अलग सिद्धांत, विज्ञान अध्यात्म का मिलन। लेकिन अब थोड़ा जमीन पर आते हैं। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? एक आम इंसान के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? स्रोत के हिसाब से इसका बहुत गहरा और प्रैक्टिकल संबंध है। ये सिर्फ फिलॉसफर्स या ध्यान करने वालों के लिए नहीं है। सामग्री ये साफ करती है कि हमारी चेतना की क्वालिटी, हमारी जागरूकता का लेवल सीधे सीधे हमारी रियलिटी के अनुभव को तय करता है। कैसे? दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब? हाँ, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं, ये सब काफी हद तक हमारी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। इसे थोड़ा और खोलेंगे। चेतना हमारी रियलिटी कैसे बनाती है, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ट्रैफिक जाम में दो लोग फंसे हैं। एक बहुत गुस्से में है, हॉर्न बजा रहा है, तनाव में है। रोज की बात है। दूसरा व्यक्ति उसी जाम में शांत है, शायद गाने सुन रहा है या कुछ सोच रहा है। अब देखिए, स्थिति तो एक ही है, पर उनका अनुभव बिल्कुल अलग है। ये फर्क कहाँ से आया? उनकी अंदरूनी स्थिति से। बिल्कुल। उनकी आंतरिक स्थिति, उनके ध्यान का फोकस, उनकी जागरूकता का स्तर, यानी उनकी चेतना की स्थिति से आया। पहला व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं के काबू में है, जबकि दूसरा शायद अपनी आंतरिक स्थिति चुनने में ज्यादा समर्थ है। अच्छा, मतलब बाहरी हालात उतने मायने नहीं रखते जितना हमारा अंदरूनी रिएक्शन। स्रोत यही सुझाव देता है, हमारी जागरूकता का स्तर तय करता है कि हम जीवन की मुश्किलों और खुशियों का अनुभव कैसे करते हैं। अगर हम अपनी आदतों, विचारों, भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर जीते हैं, एक तरह से ऑटो पायलट पर। हाँ, बस रिएक्ट करते रहते हैं। पर अगर हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। तो क्या हम अपनी चेतना को ट्रेन कर सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं, या उसका विस्तार कर सकते हैं, जैसे बॉडी को एक्सरसाइज से बेहतर बनाते हैं? बिल्कुल। स्रोत में माइंडफुलनेस यानी सचेतनता, ध्यान यानी मेडिटेशन, आत्मचिंतन और यहाँ तक कि नई चीजें सीखना, इन सब प्रैक्टिसेस का जिक्र मिलता है। ये सब तरीके हमारी जागरूकता को बढ़ाने के अभ्यास हैं। माइंडफुलनेस या ध्यान, ये कैसे मदद करते हैं इसमें? माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने वर्तमान पल के अनुभवों पर ध्यान दें, जैसे अपनी सांस, शरीर में हो रही संवेदनाएं, विचार, भावनाएं, पर बिना जजमेंट के। बिना जजमेंट के? हाँ, बस उन्हें देखना सीखें, उनमें बह जाने के बजाय। ध्यान हमें अपने मन की जो उथल-पुथल है, उससे थोड़ा पीछे हटने में मदद कर सकता है और उस मूक दर्शक वाली स्थिति के करीब ले जा सकता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। और जब हम ज्यादा जागरूक होते हैं, तो हम आदतन रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना चुन सकते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है जीवन में? स्रोत के मुताबिक जब हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की जो भागदौड़ है और अपनी अंदरूनी शांति और स्पष्टता यानी इनर क्लैरिटी, इनके बीच एक बेहतर संतुलन बना पाते हैं। अच्छा, बैलेंस। हाँ, चीजों को ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। इससे न सिर्फ तनाव कम होता है, मेंटल हेल्थ सुधरती है, बल्कि हम अपने जीवन में ज्यादा गहराई और उद्देश्य मतलब पर्पस महसूस कर सकते हैं। हम सिर्फ सफलता के पीछे नहीं भागते, बल्कि ये पूछना शुरू करते हैं कि हमारे लिए वाकई क्या जरूरी है। तो ये सिर्फ पर्सनल शांति की बात नहीं, बल्कि एक ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने से भी जुड़ा है। हाँ, स्रोत इसी कनेक्शन पर जोर देता है। जब हम अपनी चेतना के संपर्क में आते हैं, तो हम अपने मूल्यों, अपने इरादों से ज्यादा जुड़ते हैं और फिर अपने कामों को उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। ये बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ
अंदरूनी संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। चलिए, तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। हमने चेतना की वैज्ञानिक परिभाषा से शुरुआत की, देखा न्यूरोसाइंस इसे कैसे स्टडी करता है, एफएमआरआई, ईईजी वगैरह। फिर हमने कठिन समस्या की बात की कि भाई भौतिक दिमाग से सब्जेक्टिव अनुभव तक का ये रहस्यमयी पुल क्या है। जी, उसके बाद हमने 2 मुख्य दृष्टिकोण देखे, वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे चेतना का जटिलता से उभरना या क्वांटम कलेक्शन की संभावना, और आध्यात्मिक विचार जिसमें चेतना मौलिक है, दिमाग रिसीवर है और चेतना एक मूक दर्शक है। फिर हमने इन दोनों के संभावित संगम पर भी बात की कि चेतना शायद ब्रह्मांड का एक मौलिक पहलू हो सकती है जिसे मापा भी जा सकता है और अनुभव भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और आखिर में हमने इसके प्रैक्टिकल महत्व को समझा कि कैसे माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस से जागरूकता बढ़ाकर हम अपनी जिंदगी की क्वालिटी, बैलेंस और उद्देश्य को बेहतर बना सकते हैं। और पूरी चर्चा में ये बात भी साफ हुई कि स्रोत भी यही कहते हैं कि इतनी वैज्ञानिक तरक्की और हजारों साल के चिंतन के बाद भी चेतना अभी भी काफी हद तक एक पहेली है। जवाबों से ज्यादा सवाल है अभी भी। हाँ। और शायद यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है ना? ये रहस्य हमें खोजते रहने, सवाल पूछते रहने और अपने होने के मतलब को समझने के लिए उकसाता रहता है। बिल्कुल। और स्रोत का एक मुख्य संदेश शायद यही है कि इस पहेली को समझने के लिए हमें संकीर्ण नजरिए से बचना होगा। जैसा कहा गया है, चेतना को विज्ञान और अध्यात्म दोनों दृष्टिकोण से समझें, किसी एक को खारिज नहीं करना है बल्कि दोनों की समझ को साथ लाना है। निश्चित रूप से। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि चेतना एक बहुआयामी, बहुत गहरा और लगातार विकसित होता विषय है। ये हमारे अस्तित्व का केंद्र है और इसे समझना शायद खुद को समझने की यात्रा का ही एक बड़ा हिस्सा है। बहुत सही कहा। और इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, जो स्रोत सामग्री हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है और जो शायद इस पूरी गुत्थी का सार भी है। जरा इस पर सोचिएगा, क्या हम यानी हमारी चेतना इस दिमाग के जरिए जीवन का अनुभव कर रही है, या फिर जीवन स्वयं, या कहें कि चेतना स्वयं इस दिमाग और शरीर के जरिए अपना ही अनुभव कर रही है? वाह, ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। और इसी विचार के साथ चेतना के इस दोहरे स्वरूप पर हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।